Dear all, welcome to Civil Services with Zaki. Today we are going to analyze the prelims questions 2025, and basically it is UPSC prelims 2025. And as you know, I am very glad to share with you this year also 17 questions. It's a great number. 17 questions directly from Civil Services with Zaki. And as you know, the total questions asked from the geography, ecology, environment and science and tech is 44. So in these 44, 17 questions, it's also a great number asked from Civil Services with Zaki. So today we analyze the questions regarding the geography, ecology, environment and science and tech. सिविल सर्विसेज विद ज़की में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 17 तारीख, तो आज 17 तारीख है और ये मैं दे रहा हूँ 17 तारीख को। तो इस बार भी बहुत ही खुशी हो रही है हमें आपको शेयर करते हुए कि इस बार यानी 2025 में भी 17 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे सिविल सर्विसेज विद ज़की से आए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया कि इस बार भी 44 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया था कि 40 to 45 के बीच में रहता ही रहता है। पिछले साल थोड़ा ज़्यादा था, 49 था, लेकिन इस बार भी 44 क्वेश्चन था। और इसमें ज्योग्राफी है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट है और साइंस एंड टेक है। तो इसीलिए इसको आज हम पूरी तरह से इसका विश्लेषण करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। इन 17 क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम ये भी देंगे कि ये 17 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड दिस इज रिलेटेड टू क्वेश्चन सेट ए। तो इसमें हम ए सेट के क्वेश्चन को लिए हैं, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में आपसे बात कर रहा हूँ, इसको यू कैन वेरीफाई, इजीली वेरीफाई द क्वेश्चंस। सो लेट्स सी, इट इज पार्ट फर्स्ट एंड एज यू नो द पार्ट सेकेंड विच आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द सिविल सर्विसेज विद ज़की। तो हम सेकेंड पार्ट जो करेंगे उसमें जो सिविल सर्विसेज विद ज़की से नहीं आए हैं, जो बाकी 27 क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए आज हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट वी सी टोटल 17 क्वेश्चन। सो आस्क फ्रॉम वेयर? Civil Services with Zaki, our channel, our YouTube channel, as you know, the primary source of these questions. And another is our blog. Our blog is also one of the most significant places where you can find any questions regarding the science and tech and geography, ecology, environment, like the monoclonal antibodies, like the Miyawaki technique. All these things are also available in our blogs. And another is our app. One of the also significant is app, which Civil Services with Zaki app. So in these, from our channel, blog, app, total 17 questions. So these 17 questions is very crucial. So let's analyze one by one. तो चलिए एक एक करके हम इसको एनालाइज करते हैं। तो ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन थे, उसी तरह से देखेंगे तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी 7 थे और साइंस एंड टेक में 3 क्वेश्चन थे। और साइंस एंड टेक में मैंने पिछले बार भी कहा था कि कम आने का मेन वजह है कि अभी हमारे जो चैनल है उस पर साइंस एंड टेक के उतने ज़्यादा वीडियो नहीं है जितने हमारे ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के। अगर उसमें भी रहते तो इसमें भी करीब 13 में से कम 5 या 6 क्वेश्चन जरूर होता साइंस टेक का। तो इस बार भी हमने साइंस टेक में आप लोगों का लिया था, मतलब ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, लेकिन साइंस टेक में मैंने क्लास नहीं लिया था। तो अब जो हमारा 2026 का होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम एक स्पेसिफिक सेक्शन साइंस एंड टेक भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। सो लेट्स सी टोटल क्वेश्चन 7 + 7 + 3 = 17 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट विद द ज्योग्राफी। सो इन ज्योग्राफी 27 क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम सिविल सर्विसेज विद ज़की। तो ज्योग्राफी में वैसे तो 15 क्वेश्चन थे, उसमें से 15 क्वेश्चन तो आपको मैंने जैसे शुरू से बताया था, लगातार 4-5 वर्षों से 50% क्वेश्चन ज्योग्राफी में सिविल सर्विसेज विद ज़की से डायरेक्ट आ रहा है। तो इसमें मैंने चूंकि इसलिए आ रहे हैं ये 50%, जैसा कि मैंने बताया कि मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसको प्रमुख भौगोलिक अवधारणा कहते हैं, वो भी हमने आप लोगों को दिया था। तो इसमें हमने देखा है कि ज्योग्राफी में से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी से 3, इंटरनेशनल मैप से 1, मैप क्लास जो मैंने किया था उससे भी पूछा था क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन और इंटरनेशनल ट्रेड से 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ये मिल जाएगी।
temperature. So let's start one by one. So first start with the climatology, and as you know, 3 questions directly from our civil services with Zaki. Question number 26, 29 and 85, set A. So let's see question number 1. So question number 1 is the basically asking about the desert area and basically dust particle. So first, the amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate area than the equatorial and polar region. So if we see the major desert belt present in the subtropical area, 20 to 30 degree in the western part of the every continent. So basically the dust particle, these hot deserts are the major sources of the dust particle. So this is true. And another is subtropical and temperate area less dry. It's wrong, because equatorial region and the basically equatorial region or the tropical region is more humid, not so dry. Basically subtropical and temperate area is more dry than the equator. So this statement is wrong. So your answer is C. Statement first is correct, but statement second is wrong. So your answer is C. तो इसी को हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं. तो हिंदी में वायुमंडल में विद्यमान धूलकण, तो धूलकण जो होता है नॉर्मली हम देखेंगे तो रेगिस्तानों में पाया जाता है. और हम लोग जानते हैं जितने भी हॉट रेगिस्तान है, चाहे आप सहारा रेगिस्तान देख ले, जो भी देख ले, वो क्या है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है. तो सब ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा धूलकण होगा. उसी तरह से देखेंगे इक्वेटोरियल रीजन में कम धूलकण होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है. तो जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, धूलकण कम होगा. तो इसका ये कारण, इसका मतलब वो ड्राइनेस भी आपका जो है इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा होगा और उधर कम होगा. तो ये कह रहा है कि ड्राइनेस जो है, सो ड्राइनेस इधर ज्यादा है, ये कम है, तो कम नहीं होगा. आप जानते हैं जितने भी डिजर्ट पहले काफी ड्राई होते हैं, तभी तो उसको ड्राई में कहते हैं हम लोग. और ये जो है इसका मतलब हो गया कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है. यानी ये तो सही है लेकिन ये आपका गलत है. तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं एनालिसिस करके. तो फर्स्ट, सो द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन. सो most of the hot desert, so if you see the most of the hot desert located in the subtropical area, so in these deserts are the major sources of the dust particle. so जितने भी आपके धूलकण होते हैं उसका मेजर सोर्स जो है ये आपके डिजर्ट एरिया होते हैं. तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में ये हम कहाँ हमारे कौन सी वीडियोस है. तो इसमें हम 2 वीडियो आपको दिए थे. एक तो जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इसके बाद हमने आपको बताया था ये सारी चीजें. तो इसमें जो हमारा वीडियो था उसका नाम था व्हाट कंडीशन कॉज एरिड जोन. चूंकि ये एरिडिटी की बात कर रहा है, जिसमें डिजर्ट एरिया आता है उसकी बात कर रहा है, तो वो उसी तरह से हमने दिया था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन क्लाइमेट टाइप. अगर आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल रीजन जो ज्यादा ह्यूमिड होता है तो वो हमारे क्लाइमेट पार्ट में था. तो दोनों वीडियो में इसका जिक्र हुआ है. तो ये दोनों वीडियो आपका ये देखिए, व्हाट कंडीशन कॉज द एरिड क्लाइमेट्स. ये मेजर ज्योग्राफिकल सीरीज में बहुत सारे वीडियो हैं. आप जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको देखिए, जिसको हिंदी में हमने प्रमुख भौगोलिक अवधारणा कहा है. तो अब हमारे चैनल पे बहुत सारे ज्योग्राफी के तो बहुत सारे हैं, अब साइंस में भी जैसा कि मैंने कहा कि आपको देंगे. तो आप जितने भी ज़्यादा हो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों को बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट है. आगे चलते हैं हम. तो इसी में ये देखिए क्लाइमेट के बारे में, और ये क्लाइमेट में ये देखिए 2024 में भी पूछा था क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट टाइप के बारे में पूछा था, और इस बार भी क्लाइमेट से रिलेटेड पूछ दिया कि इक्वेटोरियल रीजन में क्या है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है. आगे चलते हैं हम लोग. आगे हम लोग सेकेंड देखते हैं. सो सेकेंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विदाउट द एटमोस्फेयर टेम्परेचर वुड वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस. अब यहाँ देखिए इन्होंने कहा एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस. ये नहीं कहा है कि एवरेज टेम्परेचर लो होगा या क्या होगा, ये बात नहीं कर रहा. पूरा कह रहा है कि पूरा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा. अगर आप चांद पे देखें, चांद भी लगभग हमारे ही जोन में है, हमसे ज़्यादा दूर नहीं है. लेकिन अगर हम देखें अर्थ का बनावट, तो ये हमारा अर्थ है और ये चांद है, तो यही जोन में हम लोग हैं. अगर चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या होता है, चांद में डे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और नाइट का टेम्परेचर
फ्रीजिंग में हो जाता है। तो इसका मतलब अर्थ का भी वही सिचुएशन होता अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में टेम्परेचर 100 डिग्री पे चला जाता। तो ये एवरीवेयर जो है जीरो या निगेटिव में जाता, ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा है हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन द प्लेनेट एवरेज टेम्परेचर। बिल्कुल, ये जो हीट बैलेंस की बात हम लोगों ने करी थी तो ये हमने इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये है। थर्ड वन इज एटमॉस्फेयर गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिकुलरली गुड एब्जॉर्बिंग द ट्रैपिंग रेडिएशन। आप जानते ही हैं, इसलिए तो कार्बन की बात हम लोग कर रहे हैं कि कार्बन को कम करो, कार्बन सिक्वेशन की बात कर रहे हैं या कार्बन को हटाने की बात कर रहे हैं। कार्बन का ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कार्बन जो है वो हीट को ट्रैप करता है। आप जानते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो थर्ड और सेकेंड सही है, तो अब सेकेंड और थर्ड, तो इसका मतलब हो गया डी, तो इसका आंसर डी। तो वही हिंदी में है, तो इसको हम हिंदी में ये देखें, इन द एब्सेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस विल बी एग्जिबिट वेरिएशन। तो काफी वेरिएशन आपको दिखाएगा इसमें, जैसे कि मैंने बताया 100 डिग्री सी हो जाएगा जहां डे टाइम होगा, और जहां नाइट होगा वहां फ्रीजिंग नाइट हो जाएगा। तो इस तरह से, जैसा कि अगर सरफेस ऑफ मून पे हम लोग देखें जहां एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां आपको इस तरह से आपको मिलेगा। ये हमने आपको बताया था व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि एटमॉस्फेयर एक कंबल की तरह से है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो हमारा ये है, इस पे देख लीजिए व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, तो इस पे हमने बताया था। तो जैसा मैंने बताया कि ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से आते हैं, तो इसको आप जरूर देखिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, artificial way to causing rainfall to reduce the air pollution make use silver iodide and potassium iodide, silver nitrate and potassium iodide, silver iodide and potassium nitrate, silver nitrate and potassium chloride। तो सबसे पहली बात है, जब हम लोग आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिल्वर आयोडाइड, तो सिल्वर आयोडाइड तो होगा ही, और उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड। ये दो चीजें होती है जो कॉमन, मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपका ये होगा। ये आर्टिफिशियल रेन की बात हमने अपने एक वीडियो में कही थी जियो इंजीनियरिंग के बारे में, यानी जियो इंजीनियरिंग में किस तरह से। इसके अलावा भी जब हमने आप लोगों को टेस्ट लिया था, जो बच्चे टेस्ट दिए होंगे वो जानते होंगे कि मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल रेन के क्या क्या काम है। तो आर्टिफिशियल रेन का या इस तरह से जो इस बेसिकली क्या होता है कि जो कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो बनता है इसमें सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड से, उसको कंडेंस करके फिर बारिश हो जाती है। तो इसका यूज जो होता है आपको फॉग को कम करने में होता है, खास करके एयरपोर्ट पे होता है, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी होता है। आपने देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बड़े बड़े इसे जो छोड़ते हैं वो सारी चीजें होती है, तो इसका यूज किया जाता है। तो ये आर्टिफिशियल रेन की बात होती है। तो आगे हम लोग इसी में हिंदी में देखिए वायु प्रदूषण और कृत्रिम वर्षा वाला, तो ये तो इसको हम देखेंगे। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है सिल्वर आयोडाइड होता है और पोटेशियम आयोडाइड, ये दो चीजें, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, तो ये दो चीजें होती है। अब इसको हमने आपको बताया था जियो इंजीनियरिंग स्टिल डेंजरस, तो इसमें हमने जियो इंजीनियरिंग वाला में दो क्वेश्चन इससे आया है। एक तो डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात हमने इसमें की थी, और दूसरा जो है उसमें हमने आर्टिफिशियल रेन की बात की थी। ये देखिए, ये अगर आप देख रहे होंगे इसमें, ये देखिए हमने थंबनेल में भी दिया था कि किस तरह से एरोप्लेन से आर्टिफिशियल रेन किया जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ हिंदी में भी हमने दिया था जियो इंजीनियर का भी। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट एयर कैप्चर है। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर यानी इसमें जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट की टेक्निक है उसके बारे में हमने इसमें डिटेल से बताया। तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये तो था क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से 3 क्वेश्चन हमारे आए थे। वैसे तो जितने भी बाकी बचे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने 15 क्वेश्चन था जिसमें से 7 डायरेक्ट हमारे इससे थे, बाकी अदर है, तो वो अदर हम नेक्स्ट में आपको देंगे। अब इंटरनेशनल मैप से एक क्वेश्चन पूछा था, और ये एक क्वेश्चन जो था ये 23 है आपका सेट ए का। तो इसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लेक टंगनिका, लेक टोनिसैप, लेक पोटेश लेगून। अब ये 3 जो है इसके बारे में मैप मैंने आप लोगों को बताया था, और ये इस बार के मैप से नहीं पूछा था, पिछले बार के मैप 2024 में जो मैंने आपको बताया था, और उसमें मैंने 2024 में मैंने डीपेस्ट लेक के बारे में बताया था, लार्जेस्ट लेक के बारे में बताया था, और वो पूरा वर्ल्ड मैप पे आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों में से जिसने ज्वाइन किया होगा उनको याद होगा। तो इसमें लेक टंगनिका जो है ये भी नहीं इक्वेटर पे है। आप ये कह रहा है कि इक्वेटर पे कौन पास कर रहा है। लेक टोनले स्लैप, ये आप जानते हैं ये अफ्रीका का सबसे बड़ा रिफ्ट वैली का लेक है,
और दुनिया का दूसरा सबसे गहरा लेक है ये लेक टंगनिका। अगर तीसरी बात हम देखें लेक ट्रोल्सोक, तो ये बेसिकली कंबोडिया में और कंबोडिया के अंदर है, तो ये भी आपको नहीं आता इक्वेटर के पास। और ये जो लैगून है ये ब्राज़ील का साउदर्न साइड में है, ये भी 33 डिग्री साउथ में पड़ता है, तो ये भी आपको इक्वेटर पे नहीं है, यानी 0 डिग्री पे नहीं है। तो ये तीनों में से तीनों नहीं है, तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। तो ये तीनों है। इसको मैप पे इस तरह से आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ लेक है जो इक्वेटर पे है, ये आपको जानना पड़ेगा, और कुछ रिवर्स है जो इक्वेटर को कई बार काटती है, और कई ऐसे रिवर्स हैं जो इक्वेटर पे है। और इसको अक्सर, आज से नहीं, अगर 10 साल पीछे का भी यूपीएससी का क्वेश्चन उठाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। तो ट्रेंड आप देखिए यूपीएससी कैसे पूछता है, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए रिवर और ये जो वर्ल्ड का है इक्वेटर पे कहाँ क्या है, इसके लिए आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं, इसमें मिल जाएगा हमारे चैनल पे, आप ले सकते हैं। तो ये देखिए इसका, तो ये पे यही पे, तो इस वही हिंदी है और उसको हम डी में देखते हैं। देखिए अब ये देखिए ये 6.5 पे है। अब इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो लेक विक्टोरिया के पास से इक्वेटर जाता है, आप देखेंगे। उसी तरह से लेक ये 13 पे और ये 30 डिग्री साउथ पे, तो 2 साउदर्न हेमिस्फीयर में, 1 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये फ्री करंट अफेयर्स जो 2024 के बारे में हमने बताया था ये, और इसमें हमने ये मैप आप लोगों को दिखाया था, आपको याद होगा, ये है लेक टंगनिका। ये दूसरा सबसे डीपेस्ट, ये बेसिकली डीपेस्ट लेक की बात हम लोगों ने किया था कि डेप्थ के हिसाब से सबसे पहला तो आप जानते हैं ये बेकार लेक है। और ये देखिए विक्टोरिया, और ये आपका इक्वेटर है, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, हमको लग रहा है कि कलर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो इसमें हम कलर रेड ले लेते हैं। अब पता चलते हैं, अभी भी पता नहीं कि रेड भी नहीं आ रही, इसको हम 1 मिनट कलर ही, तो इसमें 1 मिनट रुक जाइए, कलर क्यों नहीं आ रहा। अब ठीक है, ये हाँ अब पता चल रहा है। अब ये देखिए ये इक्वेटर है आपका, ये एकदम यहाँ से आता है इक्वेटर, ये देखिए ये थोड़ा सा ऊपरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द लेक विक्टोरिया ये आता है। तो ये इक्वेटर पे बहुत सारे ऐसे नदी हैं, आप देखेंगे तो इसमें भी है, यहाँ भी कुछ नदियाँ हैं, इंडोनेशिया के पास कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो ये सब भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। तो ये मैप क्लास का था। आगे हम लोग चलते हैं इसी में। अब हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी से आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आए थे, जियोमॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे, 25 और 28, 25 और 28 थे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था जियोमॉर्फोलॉजी से, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम द ब्राज़ील कोस्ट, ये वेस्टर्न अफ्रीका की बात करी थी। उसके बाद गोल्ड डिपॉजिट, घाना का गोल्ड डिपॉजिट देखेंगे, और आप इधर देखेंगे ब्राज़ील का जो इधर का प्लेटू का है, दोनों का आपको वहाँ गोल्ड डिपॉजिट एक तरह का एक रॉक का मिलेगा। उसी तरह से गोंडवाना सिस्टम में जो है वो इंडिया के अलावा 6 डिफरेंट लैंड मास था, ठीक है, मतलब इस तरह से था। तो ये तीनों का तीनों आपको सही है। आपको याद होगा जब हमने जो क्लास लेक्चर लेते हैं उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही हैं, जब मैं बताया था कि ये वैगनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, तो उसके बाद ये बताया गया तो व्हाट इज द एविडेंस, एविडेंस क्या है आपके पास कि ये महाद्वीप यानी इतना बड़ा कॉन्टिनेंट जो है जो मूव कर रहा है। तो उन्होंने एविडेंस में दिया था, कौन कौन से दिए थे आपको याद होगा कि रॉक का कोरिलेशन दिया था उन्होंने, ये गोल्ड डिपॉजिट वाला दिया था, सेडिमेंट का दिया था, उसी तरह से उन्होंने दिया था प्लेओ क्लाइमेट का दिया था, उसी तरह से उन्होंने फॉसिल्स का दिया था कोरिलेशन। ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आपका तीनों 1 2 3 सी आंसर। अब इसको हम यहाँ पे वही हिंदी में है, उसी को हम देखेंगे। तो ये देखिए, और ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हमने, अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपके चैनल पे नहीं है इस तरह का वीडियो, तो ये मेरा इससे पहले यानी जब हमने इस चैनल शुरू किया था इससे पहले एक ज्योग्राफी फॉर यू किया था, वो स्पेसिफिक ज्योग्राफी का था, उसको मैंने बाद में इसी में क्लब कर दिया, मतलब इसी में करने लगे, उसमें वीडियो नहीं दिए, तो उसमें कुछ वीडियो डाले थे शुरुआत में आज से 5-6 साल पहले। ये देखिए ज्योग्राफी ये वाला, इसमें मैंने 2 दिया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन हमने आपको दिया था। ये देखिए, ये देख रहे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इसमें मैंने डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताई थी, तो ये आपको यहाँ से आ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं इसी में।
और इसी में जैसे कि ये 6 लैंड मास है, जो गोंडवाना लैंड था वो 6 में लैंड मास में कैसे कैसे है देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लैंड मास आपको मिलता है। और ये तीनों को इस फॉसिल कोरिलेशन के बेस पे जो है तो वैगनर ने प्रेजेंट किया था। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेकेंड जो है, सेकेंड बेसिकली हम देखेंगे कि वाटर और रॉक की बात की है, खास करके जो सॉइल में वाटर किस तरह से मूव करता है उसके बारे में कहा गया है। तो आप देखेंगे तो ये नॉन एज द चॉक इज वेरी परमेबल रॉक वेयर एज द क्ले नॉन एज क्वाइट इम्परमेबल। तो ये सही है। आप देखेंगे जो ये होता है, जो चौक होता है, जो जिसके मोटे मोटे कोर्स ये होते हैं, उसमें ज़्यादा आसानी से वाटर का मूव होता है। और जो क्ले होता है, जिसको चिकनी मिट्टी हम लोग कहते हैं, उसमें आप देखेंगे वाटर उतना इजीली नहीं जाता, क्योंकि उसका जो ग्रेन्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो दिया है चौक इज ए पोरस एंड हिंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। तो ये कह रहा है कि चौक जो है पोरस होता है और हिंस कैन एब्जॉर्ब, तो ये भी सही है, वो पोरस होता है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, तो क्ले जो है वो पानी को रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पोरस नहीं है, तो ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। और आप देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट उसका, ओनली वन स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। तो जैसा कि सेकंड और थर्ड में थर्ड गलत है तो एक ही सही हो गया, दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। अब इसको ये देखिए, तो ये वही उसी का हिंदी में थोड़ा टफ रहता है, इंग्लिश आसानी से आप लोग भी समझ जाते हैं। तो चलिए इसका सी आंसर, जैसा कि मैंने बताया, तो ये पोरेसिटी जो होता है बेसिकली डिपेंड ऑन द पार्टिकल साइज पे होता है। और ये मैंने आपको डिटेल से बताया था। ये आप देखिए यहाँ पे मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट सीरीज, जैसे मैंने बताया मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हर तरह का हमने दिया था। उसके अलावा भी मैंने आप लोगों से कहा था कि उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप सजेस्ट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी सिविल सर्विसेज विद जकी में वो वीडियो डाल दूंगा। तो इसमें हिंदी में था कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द सॉइल, यानी इसमें मृदा में जल की भूमिका क्या है। हम जानते थे कि इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, और देखिए आ गया, जबकि आज से 2-3 साल पहले मैंने दिया था, लेकिन अब आया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिस साल आपके लिए बनाते हैं उसी साल का देखें, 1-2 साल बैक का भी देखिएगा तो आपको उससे क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो था, ये देखिए ये वीडियो मृदा में जल की क्या भूमिका, और इसमें मैंने बाज़ाब्ता बताया था किस तरह से होता है। ये देखिए वाटर इन सॉइल, ये सारी चीज़ें तो मैंने काफ़ी डिटेल से, और मैं उसी वक्त कहा था और इस बार भी फिर से कह रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ आप लोगों को कि जब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है तो ऐसा लगता है कि आज सर तो वैसे दावा करें, दावा नहीं करते हैं हम, ये करें कि आप जाके इसको देखिए। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब मैं देता हूँ तो इसलिए देता हूँ ताकि जैसे पर्माकल्चर के बारे में अभी जामिया आरसी में पूछा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे है इंटरनेशनल ट्रेड। इससे एक क्वेश्चन पूछा था और ये 62 क्वेश्चन था सेट ए का। तो चलिए देखते हैं इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में क्या क्वेश्चन था। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके बारे में ये बेसिकली जो था मल्टी डायमेंशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, यानी रोड भी है, सी भी है, सब चीज़ है। तो ये तो इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप भाया ईरान, इसका सही जवाब ये है। और ये मैंने आपको बताया था एक वाधवान पोर्ट के बारे में, जब ये मैंने बताया था किस पे, यही ये देखिए ये वीडियो पे आप जाइएगा। चूँकि ये वीडियो मैंने पब्लिक नहीं किया था, इनलिस्टेड था, तो अब हम पब्लिक भी कर देंगे, लेकिन आप देखिएगा कब दिया था। और जो बच्चे इस क्लास को ज्वाइन किए थे, आप लोग को याद है कि मैंने शेयर भी किया था, ये क्लास मैंने कब लिया था, 17 मई को लिया था, और 25 मई को आपका एग्जाम था। सोचिए ये 11th क्लास था, यानी टोटल 12 क्लास मैंने लिया था करंट अफेयर से। और मैंने कहा था कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और 2 क्वेश्चन आया भी। तो एक तो ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने बताया था, ये देखिए ये वाला, ये आप ये लिंक दिया है, इस पर आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने जो बताया था वाधवान पोर्ट के बारे में, इसी में मैंने बताया था कि इस पे इसलिए हंगामा हो रहा है कि ये थोड़ा सा मुंबई से इधर पड़ जाता तो ये सीधा पड़ जाएगा ईरान के लिए। ये जो यहाँ ईरान है तो इसे सीधा पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से भी 7 क्वेश्चन आए थे। सो 7 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज इन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। सो लेट्स सी
what topic are basically significant. So these topic, number one, climate change and biodiversity 33 and 40. तो क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी से देखें 33 और 40, ये सारे मैंने बताया कि सेट क्वेश्चन ए है, ए में आप देख सकते हैं। मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज से एक क्वेश्चन आए थे, क्लीनर टेक्नोलॉजी से, और फिर ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से, और प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन से थे। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से दो क्वेश्चन कौन कौन थे उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ये देखिए, ये था साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट द शिफ्ट इन द प्लेस इन द अर्थ, अर्थ का एक्सिस जो वो शिफ्ट हो रहा है, इसमें कई रिसर्च आए थे और मैंने आपको दिया था ये बेसिकली जो आइस एज कैसे चेंज होता है किस तरह से, उससे भी बहुत सारी चीजें। उसी तरह से सोलर फ्लेयर एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बिकम द अर्थ outermost atmosphere with the tremendous amount of energy लगाता है। ये बात सही है, जब सोलर इजेक्शन होता है CME जिसको हम लोग बोलते हैं, तेजी में जब आता है सोलर फ्लेयर तो वो पूरा ये कर देता है, लेकिन उसके एक्सिस पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होता है, इंटरनेट वगैरह जाम हो जाता है, खराब हो जाता है, वो सारे। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, ये होता है। अब अर्थ का जो आइस है यहाँ पे अब मूव कर जाएगा इक्वेटर पे, तो ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से इसके एक्सिस पे असर पड़ता है। तो इसका आप देखिए कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड, आप इसको देखिए बोथ स्टेटमेंट ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड करेक्ट, और एक्सप्लेन तो ये नहीं होगा चूंकि ये वाला जो है सो उसका एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट बट ओनली वन जो है सो ये बिल्कुल ये सही है, ये सही है, लेकिन एक ही एक्सप्लेन कर रहा है। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ओनली वन ऑफ देम ये हो रहा है, तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अच्छा ये हाँ ये आपका देखेंगे तो ये इसका आंसर आपका क्या हो गया? बी आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बी आंसर। तो अब देखेंगे जैसे कि अगर देखेंगे तो रिसेंट स्टडी में ये आया था, और ये आया था कि 31.5 इंचेस जो है यानी 31 इंच जो है थोड़ा सा वो टिल्ट हो गया है। और ये काफ़ी रिसर्च जो आता है करंट अफेयर्स हम आपको देते ही रहते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें थी। तो ये आप देखेंगे ये बेसिकली ग्लेशियर के मेल्ट होने से, आइस शीट या ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो वो पोल से धीरे धीरे एक्वेटर की तरफ बढ़ता है, और इस वजह से ये होता है। इसको मैंने आपको मेगा करंट अफेयर्स दिया था 8 से मई 2023। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो 1-2 साल पहले का भी पिछले का भी देख लीजिए, जो इससे पीछे क्या क्वेश्चन हमने आपको दिया था उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम एक मिनट, ये है, इस पर आप जाएंगे तो ये देखिए, ये मैंने दिया था मेगा करंट अफेयर्स। देखिए इसमें हाँ, ये देखिए, इससे आगे इसमें कई क्वेश्चन थे, इसमें बहुत सारी चीज टॉपिक था, लेकिन इसमें जो था वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला ये देखिए, तो दिस इज ये जो होता है इम्प्रूव मॉडल ऑफ अर्थ आइस साइकिल। अर्थ आइस साइकिल का जो मूव था उसमें बेसिकली ये आइस जो है ये आपको इसका खेला करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अर्थ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अर्थ स्पिन, तो इस पे आया था कि इससे जो है सो हमारा अर्थ का स्पिन एक्सिस स्लो डाउन हो रहा है। तो ये जाके आप हमारे चैनल पे, आप हमारे ब्लॉग पे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि चैनल भी है, ब्लॉग भी है और ऐप भी है, तो तीनों को जरूर आप लोग देखिए। मैं अपनी चैनल पे तीनों का लिंक दिया हूँ, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक इज रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन। यानी जो रेन फॉरेस्ट है, जो आपका जैसे रेन फॉरेस्ट है, वो समुंदर से ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करना ये गलत है। आप देखेंगे जो वर्ल्ड ओशन डे था उसमें एक रिपोर्ट आई थी, और फिर मैं ये ब्लॉग पे दिया था, उसमें ओशन आपको 50% यानी 50% जो है वो आपको ओशन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, बाकी सब मिला के होता है। आप सोच लीजिए कितना है, तो ये लिया 50%, तो ये सही है आपका सेकेंड। फर्स्ट गलत हो गया, ये हो गया। Will oxygen generated surface of water filled of the higher oxygen than the atmosphere। अब देखिए जो
ओशन का जो सरफेस होता है उसमें एटमॉस्फेयर से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 21% होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन उसमें मुश्किल से 1 से 2% के लगभग ही होता है सरफेस पे। चूंकि अब ओशन तो 50% जनरेशन करता है, लेकिन उसका कंज्यूम भी हो जाता है। कंज्यूम का मतलब ये होता है कि ओशंस में बड़े बड़े जैसे कि व्हेल है, बहुत सारे क्रिएचर्स है, उसको भी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो वो कंज्यूम हो जाता है। तो इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो आपको ओशन के सरफेस से ज्यादा है। तो ये भी गलत है, और तो ये ओनली सेकंड, इसका भी बी आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसका बी आंसर है। ठीक है, तो ये भी जैसा कि मैंने बताया था, और ये मैंने फिर जैसे मैंने बताया था ये 2021 में ये रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट को मैंने यहाँ एनालाइज किया था, उसी में आप यहाँ देखिए, यहाँ वर्ल्ड ओशन डे पर हमने दिया था। अब चूंकि आप लोग थोड़ा सा, हम शुरू से कई बार आप लोगों को कह रहे थे, तो आप लोग जरूर इसको शेयर कीजिए और हमको हेल्प कीजिए, ताकि इससे ये हो कि हम और डेली आपको करंट अफेयर्स देंगे, तो इसमें और अच्छे आपके आएंगे। ये देखिए, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, लेट्स सी है, यहाँ देखिए, ये देख रहे, देखिए इसी में इन्होंने यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ओशन प्रोड्यूस 50% ऑफ द प्लेनेट्स, जिसमें आप उसके अलावा 40 मिलियन पीपल जो है सो इस पे बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा जो उसके अंदर जो जानवर होते हैं उससे बहुत सारे लोगों का इकोनॉमी होता है। और ये 2030 तक आप देखेंगे तो ओशन बेस्ड इंडस्ट्रीज में काफ़ी इसमें आप देखेंगे ये लोग एम्प्लॉय होंगे। तो इस पे वर्ल्ड ओशन डे पे आया था, इसको आप हमारे ब्लॉग पे देख सकते हैं। अब next is major environmental issues. So regarding the major environmental issues, only one question number 44 set A। तो 44 सेट ए का ये क्वेश्चन है, इस पे भी हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सिगरेट बट्स, आइलैंड्स और कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, ऑल थ्री है। इसमें हम देखेंगे कि सिगरेट का बट्स जो होता है वो देखते हैं कि स्पंजी टाइप का होता है, उसमें भी आपको प्लास्टिक का यूज किया जाता है। आई ग्लासेस जो होता है, आँख का जो लगाता है लेंस में, उसमें भी प्लास्टिक होता है। और टायर्स में तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक को उसको सिंथेटिक किया जाता है, रबर होता है, रबर के ऊपर वो प्लास्टिक लगाया जाता है। तो ये तीनों का तीनों चीज में होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हमने आपको कहाँ दिया था वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको मैंने हिस्टोरिक ग्लोबल ट्रीटी ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, ये भी हमने 2022 में इस पे जो ट्रीटी है उसमें क्या प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने ब्लॉग पे दिया था। तो आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ब्लॉग पे भी जाएं, ब्लॉग पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक वेस्ट, ये देखिए, इसमें मैंने पूरा वो प्लास्टिक का दिया था कि क्या होता है प्लास्टिक वेस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने दिया था कि क्या क्या होता है। इससे पहले इस भी पूछा था प्लास्टिक वेस्ट को च्युइंगम। सो लेट्स वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज क्लीनर टेक्नोलॉजी। क्लीनर टेक्नोलॉजी से भी एक क्वेश्चन पूछा था, 36 क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखते हैं विद द रेफरेंस ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। आप देखेंगे बेसिकली ये जो डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात करते हैं उसकी बात किया जाता है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर जो है वो क्या उसको हम कर सकते हैं। इट कैन बी अवेलेबल अप्रोच फॉर द फूड एंड प्रोसेसिंग, इसकी बात है। और इसकी बात है तो इसमें हम देखेंगे कि इट कैन बी यूज टू वेव ऑफ द कार्बन सिक्वेशन। तो डायरेक्ट एयर कैप्चर में तो ये आपका होगा ही। तो इसका आप देखेंगे इट कैन बी अवेलेबल अप्रोच फॉर द प्लास्टिक एंड द फूड प्रोसेसिंग, इसमें भी होगा। और ये भी आप देखेंगे तो ये सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल भी, तो इसका आपको तीनों हो जाएगा। ये तीनों इसमें, जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब आप कार्बन कैप्चर करते हैं डायरेक्ट एयर से, तो उस कार्बन को हम लोग कैप्चर करके और यूज करें, तो कैसे यूज करेंगे उसकी बात यहाँ ये कही गई है क्लीनर टेक्नोलॉजी में। क्लीनर टेक्नोलॉजी का यही है, तो इसका सी आंसर जैसा मैंने बताया। और ये जो मैंने बताया था ये डायरेक्ट एयर कैप्चर था, तो इसमें दो तरह से, एक तो जियो इंजीनियरिंग इज डेंजरस, जो मैंने जियो इंजीनियरिंग की बात करी थी वो था, और उसके साथ ही IPCC वार्निंग ऑफ द क्लाइमेट डिजास्टर। तो इसमें ये रिपोर्ट जो आया था, ये रिपोर्ट हमने 2023 वाले वीडियो में बनाया था, हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था व्हाट आर द नेसेंट टेक्नोलॉजी,
टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। तो नेसेंट टेक्नोलॉजी में इसका था कैसे डायरेक्ट एयर करेंगे हम लोग, और उस अप्रोच से उसका हम कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, उससे इकोनॉमी, जैसे कि हमने कार्बन पकड़ा है और कार्बन पकड़ के उससे क्या क्या चीज बना सकते हैं। सो दैट्स इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये वाला और ये वाला था आईपीसीसी क्लाइमेट डिजास्टर, यानी इसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एक तो जलवायु आपदा पे था और ये आईपीसीसी पे ये था कि वो जो वार्निंग दिया था ये आपको 2023 में था और ये 2021 में हमने दिया था। तो ये दोनों में इस पे मैंने डायरेक्ट एयर कैप्चर पे, और इस वीडियो में भी मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया है कि मैंने जियो इंजीनियरिंग में डायरेक्ट कैप्चर बताया है आपको कि क्या क्या होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस। सो दिस ईयर फ्रॉम ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस अबाउट 2 क्वेश्चन 41 एंड 43। तो 41 और 43 इसमें 2 क्वेश्चन आपके आए थे ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस में। सो लेट्स देखते हैं इसमें। सो फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, विच ऑफ द अबव एसोसिएटेड विद द अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। तो इसमें दिया है 1 2 3 ऑल 3। तो अब ये देखिए कि इसमें फ्यूल सेल है, ये सारी चीजें हैं। पावर ट्रेन मतलब जो उसका पावर को ये करता है, मतलब चलाता है जैसे गाड़ी को, तो ये हाइब्रिड से भी है, इससे भी है, इससे भी है, तो ऑल 3 होगा इसका। तो इसको हम यहाँ भी देखते हैं ऑल 3 पूर्ण बैटरी, इसको हिंदी में अब ये देखिए सी है इसका आंसर। तो ये पावर ट्रेन जो होता है बेसिकली एनर्जी फ्रॉम द इंजन और व्हील में जो मूव करता है उसको करते हैं। इसमें हम देखेंगे तो इंजन में जो ट्रांसमीटर है, डाइवर्सिव, ये सारी चीजें होती है, और इसमें हम देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें थी। तो इसमें आप हाइड्रोजन फ्यूल सेल में मैंने पूरा बताया था आपको, इंडियाज हाइड्रोजन एनर्जी, इसको हिंदी में भी मैंने दिया था, और ये लगातार 2-3 साल से 3 क्वेश्चन था, और इस बार भी इसमें मैंने एक एनिमेशन दिया है। इसमें आपको पूरा ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो आपको एक सर नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप जाएंगे तो एनिमेशन है, एनिमेशन में मैंने पूरा वो दिखाया है ईवी का किस तरह से वो मूव करता रहता है। उसमें एनिमेशन से आप एनिमेशन जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा किस तरह से हाइब्रिड और ये चलता है। तो ये वीडियो से आपको मिल गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात अगर हम लोग करें, जैसा कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो बिजली की जगह सोलर एनर्जी से चलता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकेल। तो इसमें हाउ मेनी ऑफ द मेक अप द बैटरी कैथोड, तो बैटरी कैथोड्स इसमें से किसका बनता है। तो अब आप देखिए ग्रेफाइट से नहीं बनेगा, तो कोबाल्ट है, लिथियम है और निकेल है, तो 3 हो गया, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, तो ये ओनली 3 होगा। और ये हमने एक दिया था आपको 2022 में शायद ये आया था हमारा वीडियो, ये निकेल, कोबाल्ट और लिथियम जो है ये इफेक्टिव कैथोड के रूप में काम करता है। और इसमें मैंने न्यू सोलर टेक्नोलॉजी, जो नेसेंट टेक्नोलॉजी है जो सोलर में, इसमें मैंने बनाया था साइंस है इसका, मतलब कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं सोलर से, और ये हिंदी में भी था नई सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी ये वाला। और इसमें मैंने वो पूरा ये आप थंबनेल से भी देख सकते हैं कैसे कैसे ये कैथोड और एनोड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था सौर ऊर्जा, ये 2022 का। तो आप देखिए 2021, 2022, 2023 सब में से कोई ना कोई वीडियो से पूछ देता, तो इसीलिए जो बच्चे नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर हमारे और वीडियो देखना। हो सकता है इसमें से 2022 दिया हो, लेकिन हो सकता है 2026 में पूछेगा, और मैंने उस वीडियो में भी बताया जो पिछला वीडियो हमारा है, तो हो सकता है कि इस साल नहीं आगे नेक्स्ट ईयर में आए, और यही हुआ। तो चलिए, तो अनदर इज लास्ट प्रोटोकॉल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इन्वायरमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक ही क्वेश्चन था 34, और ये वही क्वेश्चन था जो मैंने आपको इसी साल के लिए बना के दिया था कि ये पूछेगा ही, और वो पूछा कौन था, आर्टिकल 6 के बारे में। ये देखिए इसमें, ये देखिए आर्टिकल 6 का जो है बहुत सारी चर्चा हुआ था, आप इसमें देख सकते हैं। आर्टिकल 6 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज है ना, आउट ऑफ दिस कार्बन मार्केट की बात करता है। उसी तरह से ये क्या करता है, नॉन मार्केट कार्बन। अब नॉन मार्केट कार्बन की स्ट्रेटेजीज भी होती है। इसमें हमारा एक और वीडियो है जो V2 मीडिया वाले पे है, उसमें जाके देखिएगा, तो उसमें मैंने ये तीनों का डिटेल से एनालिसिस किया था, लेकिन उसके मतलब ये एग्जाम हो गया था, उसके बाद का वो है वीडियो मेरा। लेकिन पहले का जो वीडियो है जो इसमें मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, वीडियो नंबर 12 था,
जो हमने 18 मई को बनाया था, यानी 18 मई को मैंने बनाया था, वो सारी चीज़ें। तो इसमें आप देखिए ये तीनों का आपका तीनों स्टेटमेंट आपका वो सही है, और इस तरह से ए आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्लास 12 था, करंट अफेयर्स था, इसमें मैंने आर्टिकल 6 का पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का मैंने बात किया था। और ये देखिए ये वीडियो मेजर सोलर पार्क है रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर, तो इसी में मैंने बताया था कि जो आर्टिकल 6 है जिसमें कार्बन ट्रेडिंग की बात की जा रही थी, इसकी बात हमने इसमें किया है, इसको आप देख सकते हैं जाके। अब साइंस टेक में आते हैं। तो साइंस टेक में हम जानते हैं साइंस टेक 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज विद द की इन द साइंस एंड टेक, एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम बायोलॉजी 49 क्वेश्चन सेट है, बायोटेक्नोलॉजी 48 क्वेश्चंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी 81। तो ये क्वेश्चन नंबर है 49, 48 और 81, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज विद से थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में 49 क्वेश्चन था। 49 मतलब जैसे कि मैंने बताया सेट का, ये देखिए 49 में नो वायरस कैन survive in the ocean water, no virus infect bacteria, no virus can change cellular transcriptional activity in the host cell। तो ये देखिए नो वायरस कैन सर्वाइव इन द ओशन, जबकि आप जानते हैं ओशन में बहुत वायरस होते हैं। इस पे मैंने आपको कई ये भी दिया था कि कैसे ओशंस में माइक्रोब होते हैं और कितने वायरस के बारे में मैंने आपको एक साइंस टेक का वीडियो बना के दिया था। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को तो इन्फेक्ट करता ही है। आपने अगर वायरस के बारे में पढ़ा होगा तो बैक्टीरियोफाज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरियोफाज उसी को खा के वायरस पे जिंदा होता है, तो वो भी तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं नो वायरस कैन चेंज सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन, चेंज कर देता है वायरस, तो ये भी गलत है। तो तीनों का तीनों गलत है। तो कौन सा करेक्ट है? तो कोई नहीं, डी आंसर। ठीक, तो ये सिंपल था, इसको हम देखेंगे। ये बायोलॉजी में था, एकदम सिंपल था। अब इसको हम देखें, डी आंसर हो गया। ठीक है, तो वायरस जो है जैसे हम जानते हैं कि ये बेसिकली वायरस जितने भी होते हैं पैरासाइटिक होता है, वो बैक्टीरिया पे होता है। तो ये आपको वायरस हर जगह पाया जाता है, हर इकोसिस्टम में पाया जाता है। ओशंस की तो बात छोड़िए साहब, वायरस आपको स्पेस में भी पाया जाता है, और तो और जो आपका वायुमंडल है इसमें बहुत सारे वायरस आपको मिलते हैं। इवन अभी कुछ आप रिसेंट न्यूज आप देखे होंगे तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उस पर सर्टेन माइक्रोब्स पाए गए। तो ऐसे होते हैं जो पाए जाते हैं। तो वायरस तो आपको हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये वायरस सब कुछ बहुत खतरनाक होते हैं। जो 5 वायरस फैमिली है इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो दिया है, इसको जरूर देखिएगा। जो नेक्स्ट पेंडेमिक, एक तो हमने देखा ये कोविड-19 था, आगे का पेंडेमिक में ये काफ़ी तालका मचा सकता है। तो ये 5 वायरस परिवार के बारे में मैंने बताया था, 5 वायरस फैमिली कुड कॉज नेक्स्ट पेंडेमिक, ये वीडियो। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसमें मैंने पूरा डिटेल आप लोगों को बताया है। और ये मैंने 2023 में दिया था। इसी में जैसे कि 5 वायरस परिवार जो अगली वैश्विक महामारी, हम जानते हैं जो वायरस जो पेंडेमिक हुआ था कोविड के बाद, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें मैंने पूरा वायरस के बारे में डिटेल दिया है, इसको ज़रूर आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 48 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 48 डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज विद की, एंड बेसिकली इट्स फ्रॉम ब्लॉग। तो ये हमारे ब्लॉग से थे, 48 क्वेश्चन थे। ये देखिए कौन थे, ये बेसिकली आप देखेंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में होगा। दे आर मैन मेड प्रोटीन, यस। दे स्टिमुलेट द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस टू देयर एबिलिटी टू bind a specific antigen, it's also right, and they are used in treating viral infections like Nipah virus, ये भी सही है। तो ये तीनों का तीनों सही है इसका, और ये मैंने आपको बताया था, ये डी आंसर इसका होगा। तो ये देखिए डी, तो ये मैंने आपको बताया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। ये आप जाके यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो हमने ब्लॉग पे लिखा था उसका हेडिंग ही यही था, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नीड फॉर ए वैक्सीन। आप जानते हैं जब ये जो पैंडेमिक हुआ था तो वैक्सीन कितना तेजी से, और वैक्सीन के बारे में कौन कौन से टेक्निक अपनाए जा रहे थे, तो ये काफ़ी। और इसको आप कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने दिया था आपको 2020 में, यानी 2020 में मैंने आपको ये दिया था। ये देखिए, तो यहाँ पे आप जाएंगे आप हमारे ब्लॉग पे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये वाई शेप्ड होता है। यहाँ पे देखिए ये चूहा पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये काफ़ी सक्सेस रहा। तो ये आगे की
बात इसमें आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग में। नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजी एट 81 क्वेश्चन। सो बेसिकली इट इज 81 फ्रॉम सेट ए। तो सेट ए का 81वां क्वेश्चन था। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो हमारा था फर्स्ट सम रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात यहाँ की जा रही थी कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो होता है ये बेसिकली कंप्यूटर मॉनिटर और टेलीविजन, जो फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, सम रेयर अर्थ में क्या होता है, फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होता है। यानी ये प्रॉपर्टीज ऐसा है जब एक बार लाइट गया तो वो धीरे धीरे इमिट करता है, ऐसा नहीं कि एक गया और तुरंत इमिट किया। तो ये काफ़ी होता है। तो ये आपका ए आंसर होगा, यानी दोनों का दोनों सही है। तो चलिए आप लोगों का कम टाइम लेते हुए मैं ये हिंदी में भी थोड़ा मैं दिखा दूं। ये हिंदी जो होता है यूपीएससी का, मैं इसलिए थोड़ा आहार में देता हूँ। ये थोड़ा आप देखेंगे तो काफ़ी दुर्लभ, मृद तत्वा इस तरह का नाम रहता है कि नॉर्मली आप हिंदी में समझ भी नहीं पाएंगे, इसीलिए इंग्लिश में ही इजीली आपको समझाते हैं। ये आप क्वेश्चन इसीलिए यूपीएससी का था तो हम सीधा उसमें दे। अब इसका आंसर ए होगा। जैसे कि मैंने बताया इसमें जो ये फ्लोरेसेंस से अलग होता है फास्फोरेसेंस। तो ये फेनोमेनन जो होता है ये बेसिकली मटेरियल में देखेंगे री इमिट जो होता है वो धीरे धीरे करके होता है, इस वजह से। और ये आप देखेंगे ये मैंने पूरा रेयर अर्थ मेटल के बारे में पूरा बताया था, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये इस टॉपिक पे। और ये जो हमारा था ये 2021 का था, ये देखिए 2021 का, यहाँ देखिए, देख रहे। और ये मैंने पूरा यहाँ पे आपको दिया था, ये देखिए व्हाट इज रेयर अर्थ। तो ये मैंने पूरा डिटेल करके दिया था, क्या क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, खासियत क्या क्या है, ये सारी चीज़ था, कैसे इसका एक्सट्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ मैंने दिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि आप ब्लॉग भी देखिए, ये सारी चीज़ें देखिए। तो इस तरह से हमारे टोटल जो थे 17 क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालाइज किया। सो वी कंप्लीटेड द टोटल 17 question directly from the civil services with Zaki. So as you know regarding these analysis, so please share this video and subscribe our channel। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए एक बार फिर से समराइज देख लेते हैं। सो इन समरी टोटल 44 questions asked from these subjects, means ecology, environment, geography, science and tech, in which 15 from geography, ecology, environment 16 and science 13 questions, in which if you see 17 question from civil services with Zaki direct question। तो इसमें 17 क्वेश्चन डायरेक्ट सिविल सर्विसेज जकी से पूछे गए थे, इसमें से 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 7 क्वेश्चन इकोलॉजी एनवायरनमेंट और 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक, जिसका हमने एनालिसिस कर दिया, विच हैव ऑलरेडी डन। सो वी आल्सो एनालाइज्ड ऑल दीज क्वेश्चन, दीज 17 क्वेश्चन। तो चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो रिमेनिंग 27 क्वेश्चन। सो रिमेनिंग 27 क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, comprehensive part 2। So you can join our this video also, and for as you know ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मेहनत, ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है, ये आप लोगों से आती है। आप लोगों का कमेंट देखते हैं, आप लोग शेयर करते हैं, और जब बोलते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग सिर्फ कमेंट और शेयर करने के बजाय आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सर आगे क्या करना है, क्या नहीं है। तो इस बार हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से हमारा डायरेक्ट लड़ा, बहुत कम लड़ता है। तो इसका वजह है कि साइंस टेक पे बहुत कम वीडियो है। तो इस बार हम साइंस टेक पे बहुत सारे वीडियो डालने वाले हैं। आप लोग का भी सजेशन अगर होगा तो हम इसको करेंगे। और ये साइंस एंड टेक्स नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी बट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये हम जल्द ही आपको शेयर करेंगे, जिसमें रिमेनिंग 27 क्वेश्चन आउटसाइड फ्रॉम द सिविल सर्विस, और ये ए सेट का ही होगा। तो चलिए, तो इन सब के लिए आप सभी का शुक्रिया। और शुक्रिया कहने से पहले, जैसा कि मैंने बताया, ये एनर्जी आप लोगों की वजह से होता है। तो आप लोग इसको स्कैन करके अब प्लीज़ जितना डोनेट करना चाहें डोनेट कर सकते हैं। और हम जानते हैं आप लोगों में से कुछ बच्चों ने डोनेट भी किया है। तो डोनेट करके आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे जो नीचे आ रहा है उस नंबर पे भेज सकते हैं। और उसके अलावा आप जब आप भेजेंगे तो आप अपना नाम देंगे, और उसके अलावा आपको कुछ एक गिफ्ट हमने रखा है। इस गिफ्ट में बैक ईयर का आपका क्वेश्चंस भी है, उसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी है। ये सारी गिफ्ट है जो आप लोगों के लिए फ्री गिफ्ट है, और आप जो भी देंगे
ये सारा अपना नाम और ये सारी चीज़ें, और साथ में जो भी आपने खुशी से जो डोनेशन दिया इसमें एक जितना भी आप देना चाहें, 500 देना चाहें, 1000 देना चाहें, 2000, जितना आप देना चाहें दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अपने खुशी से सर मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, और आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अगेन।